तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हरीश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। कपिल जी ने एक सवाल किया था कि आप अगर कानून लाते, आप जनसंख्या को सुधारने की बात करते तो हम उसमें आपके साथ, लेकिन इसी के साथ एक उस तबके को भी ध्यान में रखें जो शिक्षित नहीं है, जो अशिक्षित है, क्योंकि उनकी अशिक्षा ही उस जनसंख्या वृद्धि में कहीं ना कहीं उनका साथ देती है। इस पर आपका फोकस कैसे है? कपिल जी एक विद्वान अधिवक्ता हैं और इस एक विद्वान अधिवक्ता से जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषय पर ई फैन भट्ट की बात कहना बड़ा हास्यास्पद लगता है। जिस तरह से वो कंडीशनल बातें कर रहे थे। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जो जिस वर्ग में अशिक्षा की बात वो कर रहे हैं उसका कारण भी जनसंख्या ग्रोथ ही है। जिसके कारण वो समस्या पैदा हुई उसके निदान के लिए जनसंख्या नियंत्रण पे प्रभावी कानून बने और वो सब लोग मैंडेटरी तौर पे सबको मानने के लिए मानना हो। इस बात को न कह करके ई फैन बट पे जा रहे हैं। अगर शिक्षा में उनमें कमी है, अभी आपने फतेहपुर का कल वीडियो देखा होगा, एक परिवार के 27 लोग एक 3 व्हीलर में सवार थे और उसमें भी महिलाएं नहीं थी। अगर आप वो महिलाओं को जोड़ लीजिएगा तो 7-8 महिलाएं भी होंगी, कम से कम 30, 32, 35 लोग होंगे। तो एक तरफ तो ये आलम है एक वर्ग विशेष का, और उस वर्ग विशेष में आप देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी ये जागरूकता बहुत कम है। बहुत कम लोग उस समाज में हैं जो इस तरह की जागरूकता के अनुसार अपने को जनसंख्या नियंत्रण को अंगीकार किए हुए हैं। अन्यथा तो एक उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यता बना ली है और उस धार्मिक मान्यता के चलते वो इसका अनुपालन कतई नहीं करते, नियम कानून को कतई नहीं मानते। इस फैक्ट पर तो भी ये बात नितांत आवश्यक है कि इसमें बाउंडेटरी तौर पे कोई कानून बने। ठीक है हरीश जी, आपने कपिल जी की बात का जवाब दिया। कपिल जी मैं आपके पास आती हूँ, पहले अपने मेहमानों के पास एक बार चलती हूँ क्योंकि उनको भी वक्त देना है। मैं दिलीप जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहल का जिक्र किया, लेकिन इसी के साथ एक असंतुलन का जिक्र भी उन्होंने किया है कि कंट्रोल कीजिए लेकिन जनसंख्या असंतुलन ना हो, इसका ध्यान रखिए, वरना अराजकता जो है वो बढ़ती है। तो ये बात ही बता रही कि किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए समझाना कितना जरूरी है और कैसे जरूरी है, इन आयामों पर कैसे ध्यान देने की जरूरत है। शिवांगी जी, पॉपुलेशन कंट्रोल की इस देश में जरूरत है क्योंकि भारत जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इस विश्व में, और चाइना सबसे ज्यादा हुआ करता था। लेकिन आप देखिए कि चाइना ने भी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन वहां रिजल्ट उल्टे हो गए। तो पॉपुलेशन कंट्रोल, पहला जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल ये स्टेट का विषय नहीं है, सेंटर का विषय होना चाहिए। ये बिल, ये कानून अगर बन रहा है तो स्टेट के द्वारा ना बना करके इसको भारत संसद के द्वारा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन इन डिफरेंसेस हैं वो स्टेट वाइज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ता है वो पूरी कंट्री पर पड़ता है। और कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर फीमेल्स की बहुत कमी है। इसी देश में फीमेल्स नहीं है, मेल की संख्या ज्यादा है। तो ये रेशियो हमें मेंटेन करना भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन कंट्रोल तो हो जाए लेकिन ये जो डिफरेंस है ये बढ़ जाए, क्योंकि बच्चा मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा ये किसी के हाथ में नहीं है। ये लोग पता करा के उसका अबॉर्शन करा देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो क्या पैदा होगा ये करना किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। तो हमें कानून बनाने की जरूरत है और कानून बनाते समय हम बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखें, क्योंकि जो भारत का संविधान है वो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की भी आजादी हमें देता है और फैमिली हमारी पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आती है। तो ये इस आर्टिकल का वायलेशन ना हो, इस बात का ध्यान भी रखना पड़ेगा सरकार को। और मेरे हिसाब से ये बिल सेंटर के द्वारा आना चाहिए और देशव्यापी कानून बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये अगर कानून बनता भी है दिलीप जी, तो कानून जब भी कोई सरकार लाती तो उसमें तमाम सवाल खड़े किए जाने लग जाते हैं। और अभी भी देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून का जब जब जिक्र होता है इशारों में, तो उसको लेकर सवाल खड़े होने लगते हैं, विशेष एक वर्ग, एक तबके की तरफ से, तो खास तौर पर तो उन लोगों को तकलीफ होने लगती है कानून बनने में। तो ऐसे में कानून बनाना कितना आसान है? अगर इसको हम लाते हैं तो किस तरीके से कानून को बनाने से पहले लोगों को कॉन्फिडेंस मिलना जरूरी है? क्योंकि पिछले कुछ कानून अगर हम देख लें, जो सरकार बिल लाई है, पास कराया, उसमें कितना घमासान हुआ है। शिवांगी जी, 100% कंसेंट तो कभी किसी चीज पर किसी की बनती नहीं, इसीलिए संविधान ने संसद को पावर दी है कि संसद
पब्लिक बेनिफिट के लिए या कंट्री बेनिफिट एज ए होल के लिए जो चीजें जरूरी हो उनको कानून के रूप में लेकर के आए। आप देखिए इंदिरा गांधी के समय में भी एक बार नसबंदी का प्रोसेस चलाया गया था, वो भी पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके ही था। उस समय इंदिरा गांधी ने सोचा था कि हो, लेकिन वो कुछ गलत तरीके से चलाया गया था। इस देश में किसी भी चीज को अगर कंट्रोल करना है तो वो कानूनी तरीके से ही किया जा सकता है, और वो कानून सबके ऊपर यूनिफॉर्मिटी के साथ लागू हो। यहाँ जैसे हमारे भारतीय संविधान में अलग अलग कानूनों को मान्यता दी गई, धार्मिक मान्यताओं को भी स्वीकृति दी गई है, लेकिन जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आए तो उसको शुद्ध रूप से लीगल रखा जाए और शुद्ध रूप से भारतीय संविधान के अनुरूप बनाया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुरूप बनाया जाए, और वो एक रूपता से सबके ऊपर लागू हो। वहां पर कोई और धार्मिक कानून या जो शरीयत का लॉ है या खाप पंचायतों का लॉ है या कोई भी जो और लॉ है, वो हिंदू मुस्लिम लॉ, सारे लॉ जो पर्सनल लॉ है वो पर्सनल लॉ अलग रहे, लेकिन जो पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून आए वो यूनिफॉर्मिटी के साथ सबके ऊपर लागू हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ धार्मिक मान्यता। बिल्कुल ठीक है सत्येंद्र जी, अब मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए राजनीति में जब भी सरकार किसी बात को रखती है सामने तो उसका विरोध भी शुरू हो जाता है, और वैसे का एक बयान, एक ट्वीट हमने बल्कि कल देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो मान ही नहीं है इस बात को। वो कह रहे हैं चीजों पर फोकस करे, रोजगार पर फोकस करे सरकार, लोगों को संसाधन उपलब्ध कराए, वो इस पर जिक्र कर रहे हैं। तो अब देखिए इसमें भी फायदा नफा नुकसान देख रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को अब लोगों को मनाना, फिर राजनीतिक दल जो विरोध करते हैं उससे जनता तक एक गलत मैसेज जाता है, उसको भी समझाना जरूरी हो जाता है। जी देखिए, कोई भी पॉइंट अगर आप सामने रखते हैं और जो उसका विश्लेषण करता है वो उसी हिसाब से उसको एंगल को देखेगा। अगर आप किसी समाज सेवी से अगर आप किसी पॉपुलेशन बिल के ऊपर बात करें तो वो अपने दृष्टिकोण से उस चीज को जस्टिफाई करेगा या उसको निगेट करेगा। हाँ। अगर आप राजनीति करने वाले किसी व्यक्ति से पूछेंगे, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो अपने हिसाब से ही उसका विश्लेषण करेगा और उसी हिसाब से तथ्यों को कहीं ना कहीं आगे पीछे पेश करता हुआ दिखेगा आपको। तो ये बात एक चीज है। जो जनसंख्या है, जो अभी ऑब्वियसली उसके लिए कानून बनाना काफी समय से चल रही है इसके ऊपर बात, और जो भारतीय जनता पार्टी है उसने अपना रुख इसमें स्पष्ट कर रखा है। आप देखिए कि उनके मैनिफेस्टो का भी ये पार्ट है, और इससे पीछे भी बहुत सारे ऐसे कानून थे जिसको हम लोग कई बार ये मानते थे कि संभवतः ये कभी इस तरह के कोई कानून बन ही नहीं सकते। 370 से लेकर सारी चीज़ों को आपने देखा है। तो ये एक इनका मैनिफेस्टो का पार्ट है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हो सकता है कि ये कानून को वो सामने लेके आ जाएं। इसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी वो बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसी धर्रे पे धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जब भी ये इस तरह की बात करते हैं, अपना मंतव्य वहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि हमारी कुछ मंशाएं इस तरह से हो रही हैं। दूसरी बात ये भी हमें समझने की है कि जो ये जनसंख्या है, ये एक राजनीतिक मुद्दा या कानून के अंदर में कोई हम लेके आते हैं, कोई कानून बनाते हैं, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन समाज में जब हम जाते हैं तो समाज के अलग अलग लेवल्स पे भी हमें उसको देखने की आवश्यकता है। अभी हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट ने कहा कि भाई वहाँ पे रोजगार की बात है और शिक्षा की बात है, तो इस पे भी बात होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये एक विशियस साइकिल है। अगर शिक्षा नहीं है तो जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या नहीं बढ़ रही है तो ऑब्वियसली शिक्षा नहीं है। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण भी इसमें होता है कि जो वहाँ पे जनसंख्या किसी भी कम्युनिटी की बढ़ रही है, किसी भी वर्ग की बढ़ रही है, बहुत सारे हैं, अदरवाइज हम किसी एक उसकी बात नहीं करें, तो जहाँ पे भी वर्किंग हैंड्स बढ़ाने की आवश्यकता होती है वहाँ पे डेफिनेटली पॉपुलेशन बढ़ती है। वर्किंग हैंड बढ़ाने का कारण क्या होता है कि उनको बहुत सारे घर में हाथ मिलते हैं जो कि आप एकदम से जाते हैं और काम को करते हैं और शाम तक कुछ पैसा वो घर के लिए बटोर के लेके आ जाते हैं। तो ये हो सकता है कि वो शिक्षित नहीं हो, लेकिन वो दीक्षित होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं। आप देखिए कभी भी कि हम कहते हैं कि वो गाड़ियों को रिपेयर कर रहे हैं, वो एसी की रिपेयर कर रहे हैं, या घरों तक वो फल या सब्जियों को पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, तो वो एक अलग तरीके से अपनी पूरी इकोनॉमी वो बना रहे हैं, इकोसिस्टम उन्होंने बना रखा है। तो ये उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको हेल्पिंग हैंड चाहिए होती हैं। शाम को अगर 5 परिवार के मेंबर्स हैं, वो अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, तो मंथली कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा खासा निकल के आ जाता है। तो वो अपना समय क्या उस रोजगार के लिए जाके दें जिसमें वो सुबह से शाम तक काम करे और शाम तक कुछ पैसा लेके आ जाए, उस पर वो करेंगे, या वो अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल में 6 से 8 घंटे के लिए भेजेंगे कि जाए और वहाँ पे काम को करे, क्योंकि उससे अल्टीमेटली शिक्षा मिल रही है। और शिक्षा से रोजगार कितना है ये भी एक चर्चा का विषय कभी हो सकता है। तो शिक्षित होना और दीक्षित होना 2 अलग पार्ट है। ठीक है। जो शिक्षा है वो भी मैं बताऊं कि बस 3 लेवल पे है, प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन। बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी वाले वर्ग को भी आप कभी एनालिसिस करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो हायर एजुकेशन है, बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी में बेसिक एजुकेशन हो सकती है, मिडिल लेवल एजुकेशन हो सकती है,
स्नातक तक भी मिलेंगे, लेकिन उसके हायर एजुकेशन जो है उन कम्युनिटीज में ज़्यादातर नहीं मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि वो सीधे सीधे उसको एम्प्लॉयमेंट से या बिजनेस या इनकम जनरेशन से देखते हैं। तो हायर एजुकेशन अगर उनको कंट्रीब्यूट करता है उनकी इनकम जनरेशन के लिए तो वो उसमें आगे बढ़ेंगे, अन्यथा वो उसको आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसमें भी सरकार को कहीं ना कहीं अपना ठीक है। कपिल जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। आप देखिए, हरीश जी की बात का तो जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बयान जो सीएम ने कल दिया है उसमें वो जिक्र कर रहे साफ तौर पर किसी वर्ग की आबादी तेजी से बढ़े और मूल निवासियों की आबादी कम हो, इसका ध्यान रख के, यानी कि किसी एक विशेष वर्ग की आबादी नहीं बढ़नी चाहिए, संतुलन बरकरार रहना चाहिए। उनका फोकस संतुलन पर है और कोई एक विशेष वर्ग या कोई वर्ग अपनी आबादी को ज्यादा ना बढ़ाए कि दूसरा वर्ग उससे प्रभावित हो और अराजकता बने। उनका पूरा फोकस इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के साथ साथ इस पर भी रहा है। इस पर आप जवाब दीजिए, क्योंकि आबादी का अगर रेशियो देखे, अगर हिंदू मुसलमान का रेशियो देखे तो वो मुसलमानों का ज्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि इस पर भी फोकस करना होगा और इसलिए जरूरी भी हो जाता है चीजों को समझना? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, योगी आदित्यनाथ जी को जनसंख्या वृद्धि से कोई दिक्कत नहीं है। उनको तो सिर्फ एक राजनीति करना है, भेदभावपूर्ण, वो भी संवैधानिक पद पर बैठ करके। वरना अगर आपके लिए जनसंख्या नियंत्रण एक कानून लाने की कवायद होती तो आप पिछले 5 वर्ष में राज्य से भी ला सकते थे और केंद्र सरकार 9 वर्ष पहले भी ला सकती थी, क्योंकि ये अचानक विस्फोटक स्थिति में नहीं है। हम जब आजाद हुए उसी समय हम लोग ये कहते थे कि भाई जनसंख्या पर हम लोग को निबंध लिखने के लिए, और हम लोग लिखते थे कि विस्फोटक स्थिति। लेकिन आज देश यहां तक चला आया। मैं बार बार एक बात को कहना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, लेकिन ये कानून सकारात्मक होना चाहिए, ना कि नकारात्मक होना चाहिए। नहीं, देखिए ना कपिल जी, सकारात्मक इसलिए है क्योंकि उन्होंने आगे जिक्र किया है कि जाति, मजहब, मत, इन सबसे उठकर ये सबके लिए लागू करना है। जब अभी एक पक्ष उन्होंने कहा हमें ये सबके लिए लागू करना है, जाति, मत, मजहब से ऊपर उठकर। इस बात का भी वो जिक्र कर रहे हैं अपने बयान में। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की आबादी को देखते हो तो उनको कह दिया, ये तो फैक्ट है ना। आंकड़े भी मेरे पास, आपके पास नहीं तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए। 2001 से 2011 के बीच हिंदू आबादी की बढ़ोतरी सुनिए 16.7%, मुस्लिम आबादी 24.7%। ये रेशियो आप देख रहे हैं। 1991 से 1961 के बीच की भी सुनिए कपिल जी, सुनिए ना आप, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं कह रही हूँ ना कि आप इस पर फोकस मत करें कि मुसलमानों को टारगेट है, इसको टारगेट होने जनसंख्या से वृद्धि से मतलब नहीं है। आप तो खुद ही उतर आती है। ठीक है, अरे नहीं कपिल जी, मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ। आप इसमें क्योंकि हिंदू मुसलमान मत कीजिए, मैं चाहती हूँ इसका सपोर्ट कीजिए आप। बीमारी की नब्ज तो आप पकड़ेंगे ना कपिल जी, बीमारी की नब्ज तो आपको पकड़नी होगी बेहतर इलाज के लिए। बीमारी की नब्ज हमने पकड़ी कि ना पकड़ी, ये तो तब निर्भर करेगा जब मैं बोल करके समाप्त कर लूं। अभी मैं बोलना शुरू करता हूँ। पिछली बार भी आप चली गई और इस बार भी आप शुरू। अरे कपिल जी, आपकी जानकारी के बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे तो उनको सुनाना नहीं है क्या जनता को? और अभी आपने एक बात को जो जिक्र किया हिंदू मुस्लिम, उस पर मैं आपको करेक्ट करूंगी। मैं जा नहीं रही हूँ, मैं आप पर टिकी हुई हूँ, मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ, मौका दे रही हूँ। अब आप बोलिए, मैंने आपको कुछ आंकड़ा बताया। पूछना चाहते हैं, बात रखिए। जहां तक शिक्षा नहीं पहुंची है, तमाम कानून बने, क्या अपराध नहीं हो रहे हैं? क्या आप कहती हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए और ये अवेयरनेस नहीं होगी तो वो कानून लागू हो जाएगा? ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो वर्ग नहीं मानेगा आपका कानून। और क्या आप सजा मौत की दे देंगे? यही बात तो संवैधानिक आपको वो समझा रहे थे कि यहाँ पर जो संविधान के उपबंध है उनको आपको ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं, जहां पर जो सरकार की सोच ये हो कि 15 करोड़ की आबादी को सफेद कार्ड पर ला करके 5 किलो राशन पर सिमटा दिया जाए, उनके पास आगे भविष्य सोचने के लिए विवेक बचता ही नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अवेयरनेस भी होना चाहिए और सकारात्मक कानून आना चाहिए, जिसमें पुरस्कृत किया जाना चाहिए उन लोगों को जो जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार के कानून का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। लेकिन आप पूरा सुनना चाहेंगी तब तो सुनाएगा। अरे कपिल जी, मैंने आपकी बात पर काउंटर किया था, मैंने आपकी बात सुनी है। हमेशा आप जब भी डिबेट में जुड़े तो ये नहीं कह सकते आपकी बात को सुनते नहीं है। अब उसमें हिंदू मुसलमान जुड़े तो मैं काउंटर करूंगी हमेशा की तरह। मुसलमान से मतलब है कपिल जी, क्योंकि आप सुनिए ना, मैंने आपको एक फैक्ट बताया, क्योंकि वो विशेष वर्ग को जब कहते हैं तो उसको आप लोग हिंदू मुसलमान से जोड़ते हैं। सुनिए ना कपिल जी, सुनिए कपिल जी, मैंने आपको आंकड़ा बताया, आपने बात रखी, मैं आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ हरीश जी से। ठीक है कपिल जी, लोगों की भी आबादी बढ़ी है। कपिल जी इनका भी कंट्रीब्यूशन उसमें रहा है। हाँ, सबका रहा है कंट्रीब्यूशन, लेकिन मैंने आपको रेशियो बताया किसका कितना बढ़ा है।
आपने शायद वो रेशियो सुना नहीं, दोबारा बताऊंगी, रुकिए। लेकिन आपका सवाल है, उसका मैं जवाब आपको पहले बता ले दे रहा लेते हूं हैं। ठीक कि है, 5% जो है हाँ। वो मुस्लिम्स का बड़ा है और 3% हिंदुओं का भी बड़ा है, उसको भी करेक्ट कर लीजिए। और एक चीज और correct कर लीजिए 2000 कि सुनिए, पिछले 15 वर्षों में 2001 दोनों से की आबादियां 2011 पहले के से बीच हमारा में जो है वो हिंदुओं कम की हुई है। बढ़ोतरी हमने 16.7। जनसंख्या अब नियंत्रण सुनना पर नहीं काबू चाहते आप, पाया करेक्ट है। आप नहीं होना चाहते, मुझे लगता है पहले की कपिल जी। अपेक्षा मैं हमने आपसे बहस नहीं करी, मैं आपको जनसंख्या सिर्फ फैक्ट नियंत्रण बता पे के आगे मूव करना जैसे चाह रही हूँ। जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है वैसे अवेयरनेस वैसे की आप बात काबू आपने भी कर बिल्कुल सकते सही हैं। बोली है, इस पर जवाब ले लेते हैं, हम जवाब ले लेते हैं इस पर हम हरीश जी से। रुक जाइए कपिल जी। रेशियो ये है कि 2001 से 2011 के बीच में हिंदुओं का 16.7% बढ़ोतरी का आंकड़ा है, डेटा जो है, और मुस्लिमों का 24.7%। ये 5% से तो ज्यादा है ना हरीश जी। अब आप बताइए मुझे जरा, वो कह रहे हैं अवेयरनेस भी जरूरी है, हम सपोर्ट करते हैं, आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, लेकिन आपकी कोई मंशा है नहीं ऐसी, आपको पहले से नहीं दिखी जनसंख्या, अब दिख रही है। देखिए कुछ लोग, मैंने पहले ही कहा था कि कपिल जी जैसा विद्वान अधिवक्ता इस तरह की बात करेगा, ये मुझे थोड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि ये विषय राष्ट्रीय चिंतन का विषय है और पूरा देश इससे प्रभावित हो रहा है। कोई बीजेपी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं है। लेकिन राजनीति का आजकल जो रवैया हो गया कि हमको वोट चाहिए, वोट के लिए हम कहीं तक भी जाएंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है राजनीति की। और जो अगर वो हम कपिल जी ने जो रेशियो बताया हम उसको भी मान लें तो 60 और 40 का अंतर हो रहा है। तो ये जो इस तरह की जो सोच है इसको बदलने की जरूरत है। अगर सबको एक मत से इस बात को अंगीकार करना हो, देखिए मेरा मानना है कि ये जो मुस्लिम समाज है, इसकी जो शिक्षा है, इसमें जो आर्थिक और सामाजिक जिस तरह की बात कही जाती है कि साहब ये कमजोर हैं, इसका कारण केवल एक है कि उनकी जीवन शैली, उनके जो धर्म में जो उनको पढ़ाया जा रहा है, जो चरमपंथ और कट्टरपंथ उनको पढ़ाया जा रहा है और जिस तरह की चीजें उनके दिमाग में भरी जा रही हैं, वो एक कारण है। नहीं तो सबको समान अवसर, समान अधिकार, समान न्याय सबके साथ एसटी के अंदर नहीं है, आदिवासियों के अंदर नहीं है। 1950 से, वो हिंदू कम्युनिटी से जुड़े हुए क्या उनके अंदर नहीं है? से जब से देश आजाद हुआ, तब से भारतीय जनता पार्टी रूल नहीं कर रही है। एक नजर से तो ये जो बातें कही और मैं जाती तो ये है कह रहा हूं कि ये कि तो 9 उनके साल पहले ही सोशली आप और कर सकते इकोनॉमिकली थे, बैकवर्डनेस आज की क्यों जो करने बात की कही कोशिश कर जाती है, और वो भी उसके आप कानून पीछे लाने की उनका कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनकी जो आप मदरसे की disparity शिक्षा है, बढ़ाने की कोशिश उनके कर रहे हैं मुल्ला अपनी मौलवियों का जो मुल्ला योगी जी मौलवियों का संवैधानिक फतवा है पद पर बैठकर वो इस तरीके का है। और आरोप लगा रहे हैं। यदि मैं तो ये कह रहा हूं कि आप केंद्रीय कानून क्यों नहीं लाना चाहते? देखिए, आप सकारात्मक रूप बिल्कुल से केंद्रीय कानून मैं लाइए। एलानिया आपको कौन आरोप रोकता लगा है? रहा हूँ किसी ने आपको 9 वर्ष मैं पहले एलानिया आरोप लगा रहा हूँ। सकारात्मकता इसकी यही है कि जो लोग इसको नहीं मानते, सरकार जो लोग इसको अंगीकार नहीं करें, मैं तो मांग करता हूँ, मैं भारत समाचार चैनल के माध्यम से ये बात की मांग करता हूँ कि जो लोग भी अपनी धर्म समुदाय के हों, जो लोग भी जनसंख्या, अभी तो अवेयरनेस का आप जिक्र कर रहे हैं, तो अच्छी बात है अगर मोदी सरकार आपकी अवेयरनेस की बात को सुनकर आगे जागरूकता की बात करके कानून लाती है। उनकी वोटिंग राइट, वोटिंग राइट समाप्त कर दी जाए, ये इस कानून में प्राविधान हो। उनको शारीरिक जो सरकारी देखिए हरीश जी, उनका देखिए ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम आबादी, वो कह रहे हैं नहीं बढ़ा रही जनसंख्या, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं में भी पिछड़े, दलित, आदिवासी, इन सब का वो जिक्र कर रहे हैं कपिल जी की। ये क्या जिम्मेदार नहीं है क्या? मैंने देखिए, मैंने कहा कि तब भी जो कपिल जी ने जो रेशियो पेश किया वो 3 और 2 का बता रहे हैं कि 3% उनकी बढ़ी और 2% नहीं 5% उनकी बढ़ी और 3% हिंदुओं की बढ़ी। मेरा तो ये कहना है कि मैंडेटरी रूप पे सब पे लागू हो। जो लोग भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को न माने, उनका वोटिंग राइट सस्पेंड हो, उनके जो भी सरकार की जो भी सुविधाएं हैं वो सस्पेंड हो, कि वो ड्राफ्ट सकारात्मक रूप से आप लेकर के आए जिसके आड़ में हम तो हिंदू मुसलमान का गेम सरकार खेलते से हैं। मांग कर रहे हैं
और सरकार जिसमें आप इसको करेगी। disparity को क्रिएट करना नहीं, चाहते हैं। हिंदू मुसलमान का और गेम आप रुकिए, अभी बहस का वक्त ही बहुत वक्त नहीं, मेरे पास में 2 मेहमानों के पास और जाऊंगी, कपिल जी वेट, और प्लीज हरीश जी मैं आपको भी रोक रही हूँ, और यहाँ पर हिंदू मुसलमान कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ एक रेशियो बताकर नब्ज पकड़ी जा रही है। ठीक है, रुकिए हरीश जी, अब मैं दिलीप जी आपके पास आ रही हूँ। बढ़ती आबादी का जिम्मेदार कौन, और उसके बाद कानून की बात पर इतना संग्राम कि आपको लगता नहीं होगा जब अभी इतना हो रहा है तो? देखिए, बढ़ती पॉपुलेशन के जिम्मेदार तो हम सब हैं। हाँ। हम किसी विशेष वर्ग को कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे हाँ। तो पॉपुलेशन तो सभी लोग बढ़ा रहे हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, हर आदमी बढ़ा रहा है, कोई कम या कोई ज्यादा। हमारा कंसर्न अगर पॉपुलेशन कंट्रोल पर है और कानून बनाने के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो कानून हमेशा एक सोशल पर्सपेक्टिव में बनाया जाता है और समाज को सही डायरेक्शन देने के लिए बनाया जाता है, और कानून की प्रासंगिकता तभी होगी जब उसको यूनिफॉर्मिटी के साथ लागू किया जाए। तो अगर हर व्यक्ति इस बात से कंसर्न्ड है कि देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से मल्टी साइडेड इफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को ले लीजिए, चाहे वो डेवलपमेंट को ले लीजिए, चाहे वो एजुकेशन को ले लीजिए, चाहे वो किसी भी चीज को ले लीजिए, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हर आदमी की सिविक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सरकार की जिम्मेदारी यह है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो अगुवा बने। यानी कि एक सेंट्रल बिल लेकर के, मैं फिर कहता हूं कि स्टेट का नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल आना चाहिए, संसद से पास होना चाहिए और इसको पूरे भारत में यूनिफॉर्मिटी के साथ लागू होना चाहिए। ये सोशल वेलफेयर के लिए जो भारतीय संविधान में जो सोशल प्रिंसिपल्स हैं, वो सोशल प्रिंसिपल्स ये भी कहते हैं कि समाज के उत्थान के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, देशवासियों के डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी है वो सरकार करेगी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहते हैं। तो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल सरकार को लगता है कि ये देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो इस चीज को यूनिफॉर्मिटी के साथ लेकर के आए और स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ लेकर के आए। ठीक है, तो हरीश जी सुना आपने, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाइए लेकिन इसको कानून का अमली जामा पहनाइए, सिर्फ बात नहीं। अमली जामा कब तक पहनाएंगे हरीश जी? ये सरकार इस पे विचार कर रही है, एक व्यापक विमर्श का विषय है। ठीक है। निश्चित रूप से सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाएगी, और जो भी बातें कही जा रही मैंडेटरी तौर पर ये सबके लिए लागू होगा। जैसा मुझे लगता है कि सरकार इन सब पे गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है और जल्दी ही इस पे कोई निदानात्मक कदम उठाएगी। ठीक है सत्येंद्र जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, धरती देखिए हम देख रहे हैं छोटी पड़ती जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में हर किसी की भागीदारी इसमें जरूरी हो पड़ी है। तो ऐसे में जिस अवेयरनेस की बात कही जाती है, उस अवेयरनेस को गवर्नमेंट कैसे और लाए लोगों के बीच में? प्रचार किए जाते हैं, एड्स निकाले जाते हैं, कई जगह लोग इन चीजों को मानते ही नहीं है। अब और कैसे अवेयर करे लोगों को सरकार? देखिए, जो हमारा देश है, जब ये आज़ाद हुआ तो 3 बड़े प्रमुख मुद्दों को उसने हाईलाइट किया और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे उसने किया। एक था कहीं ना कहीं आपका पर्यावरण की बात करी थी, टेररिज्म की बात करी थी, और दूसरा आपका जनसंख्या के ऊपर बात करी थी। और अंतर्राष्ट्रीय फोरम में तीनों चीज़ों की स्थिति में कहाँ तक आज हम पहुंचे हैं वो भी हमने देखा है कि टेररिज्म का भी अच्छा खासा इम्पैक्ट हमने झेला है, जबकि हम उसमें पायनियर से उस मूवमेंट को चलाने के लिए। जनसंख्या की भी बात हमने करी थी, लेकिन जनसंख्या में हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए ये भी सामने स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन इतने 70-75 सालों में जो हमने एक जागरूकता का पूरा एक किया, जिसे हम लोग ऐसे लिखते थे, तमाम नुक्कड़ नाटक होते थे, इस पे बहुत सारी ऐसे डिबेट्स होती थी, तो ये एक जागरूकता का एक लंबा कहीं ना कहीं इसका पूरा एक पृष्ठभूमि रही है। और अगर आप एक आम जनमानस के पास में पहुंचे और उससे भी जनसंख्या के बारे में पूछें और उसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में पूछें, तो वो भी इसको कहीं ना कहीं स्पष्ट करेगा कि हाँ, जनसंख्या बढ़ रही है। अब उसमें उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना वो रोकना चाहता है, नहीं रोकना चाहता है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक लेवल के बाद भी कहीं ना कहीं इस पर कानून का भी कहीं ना कहीं जब समन्वय होता है और जो उसके साथ जुड़ता है, तो उसको इम्पोज करना आसान होता है। तो अभी सरकार ने केवल अपनी एक मंशा है और पीछे से धीरे धीरे उस बुगाहट वो पैदा करती चली जा रही है कि हम इसको करते जाएंगे और आने वाले समय में कहीं ना कहीं कानून हम बनाएंगे। हो सकता है वो अभी बनाए, हो सकता है कुछ समय बाद बनाए। तो अभी एक बात चल रही थी कि पहले कानून बनाने से पहले एक जागरूकता चलना चाहिए, तो एक 70-75 साल में हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अब उसके ऊपर बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं। मान लीजिए किसी के घर में अगर 2 बच्चों की आपने कैप लगा दी और तीसरा वहां पे आ गया, तो उसके ह्यूमन राइट्स को आप तो कहीं वायलेट नहीं कर सकते, उसकी तो उसमें कोई गलती नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सामाजिक इश्यूज हैं जो कि हमें वहां पे की ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब कपिल जी मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, आप बार बार कहते हैं बेरोजगारी, महंगाई, ये सब कुछ लगातार बढ़ रही, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन इन सब के पीछे आपको ये लगता है कहीं कि पॉपुलेशन भी एक मुद्दा है इन सब चीजों में? ऐसा आपको कभी फील हुआ?
कपिल जी, दो राय नहीं है कि बिल्कुल इसमें कहीं दो राय नहीं है कि तो फिर इन बातों को मंच पर क्यों नहीं रखते? कपिल जी का नेटवर्क आई थिंक इशू है। कपिल जी जैसे हमसे कनेक्ट होता है मैं आपके पास आऊंगी कपिल जी, लेकिन देखिए मैं आपके पास अभी आ रही हूं दिलीप जी। देखिए लगातार बार बार कानून की बात कही जाती है, उसके बाद कानून बनाने की बात को हम कहते हैं आगे लेके बढ़ना चाहिए सरकार को। मैं आऊं आपके पास दिलीप जी, उससे पहले मैं चाहती हूँ कपिल जी का मैं एक बस कमेंट ले लूं इस पर, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। कपिल जी देखिए यहाँ पर आप बार बार बेरोजगारी महंगाई की बात करते हो और आप कह भी रहे कि मानते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी है जिम्मेवार। तो जब हम बेरोजगारी की बात, हम महंगाई की बात, इन सब चीजों की बात मंचों से करते हैं, तो इस बात को आप एक विपक्षी मेन विपक्ष के तौर पर उठाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि पॉपुलेशन भी तो एक अहम हिस्सा है इसके पीछे कारण? देखिए मेरी आवाज आ रही? जी जी कपिल जी मुझे आपकी आवाज आ रही, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कपिल जी, क्योंकि टाइम की पाबंदी है 20 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूं, मैं जानता हूं कि विधियां कैसे बनती हैं, कैसे जो है क्रियान्वित की जाती है। आप इस बात को समझिए कि संविधान कपिल जी का नेटवर्क इशू है। मैं दिलीप जी आपसे इस पर कमेंट ले लेती हूँ कि बार बार मंशा कानून बनाने की जो सरकार के सामने आती है, उस मंशा को पूरा करने में क्या आपको लगता है कितना आसान होगा लोगों का साथ मिल पाना? देखिए पहली बात तो कानून जब भी बनाया जाता है वो सबकी मंशा से नहीं बनाया जाता है। कानून बनाया ही इसीलिए जाता है कि अगर समाज एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा होगा, जो देश के लिए जरूरी है समाज वही कर रहा होगा, तो कानून क्यों बनेगा? कानून बनाया ही इसीलिए जाता है जब समाज रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। अगर हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूं नहीं समझ पा रहे हैं कि जनसंख्या ज्यादा हो रही है, उसको कंट्रोल करना चाहिए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, तो उसको कानून से ही रोका जा सकता है। और कानून हमेशा इसीलिए बनाया जाता है कि चीजें जब लोग करते हैं और उसको अपने तरफ से नहीं रोकते हैं तो उसको कानून से रोका जाता है। तो संसद की मंशा हमेशा जन भावनाओं का सम्मान करना होती है, लेकिन कानून को सर्वोपरि माना गया है। पल्लवी जी, कानून को हमेशा इसीलिए जो 4 पिलर्स बनाए गए उसमें जुडिशरी को सबसे ऊपर रखा गया, यानी कि कानून सर्वोपरि है। कानून की मान्यता सबके लिए जरूरी है, और वो चाहे किसी की मन को भाए या ना भाए। ऐसे तो किसी भी अपराधी को आप छोड़ देंगे तो कभी नहीं चाहेगा कि कानून बने। ठीक है दिलीप जी, आपने बहुत सही बात की। कानून की जो पूरी उसकी संरचना रचना वो क्यों है, लेकिन देखिए हमारे देश में समस्या ये कि जब भी कोई कानून बनता है तो उसका विरोध भी होता है। फिर ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कानून अगर बन रहा है पहले लोगों की सलाह मशवरा लिया जाए, उनको राजी रजामंद किया जाए, फिर जाकर उसको लाया जाए। तो एक ये भी लंबा प्रोसेस चलता है हमारे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जनसंख्या को लेकर लगातार सरकार चिंतित है, जनसंख्या विस्फोट से लेकर जनसंख्या अनियमितता, इसी के साथ अराजकता को लेकर इन तमाम चीजों पर सरकार का जो है वो फोकस अभी फिलहाल नजर आ रहा है। देखना होगा इसको सरकार कैसे आगे और कड़ा स्टैंड लेकर अपना रुख स्पष्ट करती है। धन्यवाद सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए।